ये वीडियो भी एक्सियली लोडेड मेंबर्स के बारे में है, मगर हम इसमें 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे जिनकी एप्लीकेशन बाकी मेंबर्स पर मसलन टॉर्शन या बीम वगैरह पर भी है। तो आइडिया ये है कि इनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और इनकी अगर छोटी मोटी कोई एक्सप्लेनेशन है वो एक्सियली लोडेड मेंबर्स के साथ करके उन्हें बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया जाए और उसके बाद फिर जब हम अगले मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो फिर उस वक्त जब हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल ये जो हम बात करेंगे उसको उस वक्त फिर समझना आसान हो जाएगा। जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सियली लोडेड मेंबर्स में होती है, तो हमने फ़ौरन ही ये फ़र्ज़ कर लिया था कि ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी कि क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू स्ट्रेस की बराबर है और जैसा कि उस वक्त बात की थी कि उसकी वैल्यू P/A है, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। तो ये उसकी लेंथ में जहाँ कहीं भी हम बिल्कुल शुरू में या दरमियान में या दूसरे एंड पर क्रॉस सेक्शन लें तो हम वहाँ पर हम कहेंगे कि स्ट्रेस बराबर है, यानी कि दूसरे अल्फाज में कि पूरी लेंथ में स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो बराबर है और वो वन डायमेंशनल स्ट्रेस है, यानी कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है क्योंकि फोर्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगी हुई है। तो लेकिन ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है, ख़ास तौर पर कि उन क्रॉस सेक्शन पर जो कि उस जगह पे लिए जाएं जहाँ पर के फोर्स फिज़िकली लग रही है। हाँ, वो जहाँ पे फोर्स फिज़िकली लग रही है उससे अगर हम थोड़ी दूर हम कंसिडर करें कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगी तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब यूनिफॉर्म रखने के लिए फिर ये देखा गया कि अगर हम एक रिजिड प्लेट दोनों एंड पे पहले लगाएं और फिर फोर्स लगाएं तो चूंकि फोर्स रिजिड प्लेट के ज़रिए लगेगी तो वो फोर्स ही यूनिफॉर्म लगेगी, तो वो तो फिर थ्रू आउट जो मेंबर होगा उसके लेफ़्ट एंड से राइट एंड या टॉप एंड से बॉटम एंड तक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी और इसकी वैल्यू P/A होगी। अच्छा, मगर ये काम हम सिर्फ कंप्रेसिव लोडिंग के लिए कर सकते हैं। ये वो रिजिड प्लेट है, ये रिजिड प्लेट यहाँ से जहाँ पर ये इन कांटेक्ट आ रही हैं इस पर ये प्लेटें जो है वो बहुत ही जो है ना जिसको कहना चाहिए कि चिकनी है, इसमें चिकनाई कोई लगाई हुई है ताकि जब हम इसको प्रेस करें, ये फोर्स P और फोर्स P' से इसको प्रेस करें तो फिर ये इसकी जो लैटरल डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में जो इसकी मूवमेंट होगी पॉइसन रेशियो इफेक्ट की वजह से उसको ना रोकें। तो फिर ये जिस तरह अगर हम अपनी आसानी के लिए ये लाइनें लगा दें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ये लैटरल डायरेक्शन में तो ये लाइनें सीधी ही रहेंगी, ये लाइनें टेढ़ी नहीं होंगी, जिसका मतलब है कि स्ट्रेस प्रॉपर यूनिफॉर्म तरीके से लगी हुई है और किसी भी जगह पे यहाँ पे या यहाँ पे आप सेक्शन काटेंगे तो फिर ये वहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू P/A होगी। मगर अगर हम ऐसा ना करें बल्कि हम फोर्स डायरेक्टली लगाएं तो लेट से हम एक ज़रा नरम किस्म का रबर हार्ड रबर ले लें और जो कि हमें फिज़िकली भी नज़र आ रहा हो और उसको जब हम कंसंट्रेटेड फोर्स दोनों एंड पर लगाएं और प्रेस करें तो वो इस एंड से इनके अपने एंड से ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी नॉन यूनिफॉर्म किस्म की होगी। ये देखें ये इसकी जो, और अगर इसी पर हम लाइनें लगाएं तो ये जी डिफॉर्म्ड हालत में लाइनों की ये वैल्यू होगी कि जो ये जहाँ पर फोर्स लगी हुई है वहाँ पर वो जो स्क्वायर बॉक्स था छोटे वाला वो हाईली डिस्टॉर्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, लेकिन जो फोर्स से जो दूर हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ, ये जो एंड पर हैं। और इसी तरह थोड़ा और आगे जाएं तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म दोबारा हो गई है थोड़े से डिस्टेंस के बाद। तो ये है रियल सिचुएशन जो कि हमें पेश आती है कि जहाँ पर फोर्स अप्लाई होती है वहाँ पर लार्ज स्ट्रेन और लार्ज स्ट्रेस हो जाती है, लेकिन फोर्स जहाँ पर फोर्स के थोड़ा सा दूर
स्ट्रेस तो आ जाएगी मगर स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगी। इसी को हम मुख्तलिफ तरीके से ज़रा देखते हैं और ये चीज़ सेंट पिनांट्स प्रिंसिपल में आती है। वो ये हम करते हैं कि हम कोई एडवांस मेथड जो कि पता है हमें थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी के, उनके तहत हम इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करते हैं कि गोया हमने ये हमारा मेंबर है और इसमें इसकी लंबाई b है और 1/4 b यानी कि तकरीबन यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन काटा और इस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस की देखी, तो पता चला वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म तो इस तरह की होनी चाहिए थी, यानी p/a जो है बराबर बराबर, वो तो फिर ये होनी चाहिए थी। जबकि पता ये चला कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोने में, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर और एक्सट्रीम राइट हैंड पर, तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, यानी कि 0.5 या 0.4 p/a है। लेकिन बीच में जहाँ पर कि फोर्स लगी हुई है वहाँ पर हम अगर देखेंगे तो ये 2.5 गुना यानी कि 2.5 p/a ये जो सिग्मा मैक्स की वैल्यू है। इसी तरह अगर हम हाफ बी विड्थ पर यानी कि थोड़ा सा और आगे एक और सेक्शन काटें और उस पर सॉल्व करें तो ये भी देखते हैं कि ये भी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ तो आई है, मगर अभी भी जो एंड्स हैं उन पर वैल्यू स्ट्रेस की कम है और बीच में जहाँ फोर्स लगी हुई है वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे फिर दोबारा कम हो गई है। लेकिन अगर आप विड्थ बी यानी कि विड्थ बी के बराबर डिस्टेंस लेके अगर सेक्शन काटें जो कि ये है, तो ये ऑलमोस्ट ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाती है। तो मैं इंग्लिश में इसको पढ़ देता हूँ कि एक्सेप्ट इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड्स the stress distribution may be assumed independent of the actual mode of the application of the load। तो सेंट विनान ये कहता है कि बिल्कुल करीब में तो आप चले छोड़ दें, वो तो मजबूरी है, लेकिन उसके बाद आप जब आप एक ख़ास डिस्टेंस दूर चले जाएं, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि एक विड्थ दूर चले जाएं, तो फिर ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये यूनिफॉर्म हो जाती है। तो जनरली आप इसको यूनिफॉर्म ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हों कि जी एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो या आप फिर दोबारा वो प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी से सॉल्व कर लें, या फिर आप एग्ज्यूम कर लें कि जनरली 1/4 b पर ये 2.5 टाइम स्ट्रेस हो जाती है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम स्ट्रेस हो 2.5 टाइम्स। या और भी अच्छा सोल्यूशन अगर कुछ कर लें और 1/8 b पर देख लें, वहाँ पर शायद 3 टाइम्स हो जाए, तो वो आप इस तरह उसको सॉल्व करने के बजाय आप उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले सकते हैं। तो इसको सेंट विनांट प्रिंसिपल कहते हैं और ये हमें ये कहता है कि आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, वो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ लोकल इफ़ेक्ट है, उससे थोड़ी दूर उसका इफेक्ट बिल्कुल वही हो जाएगा जो हमने एज्यूम किया है, वो हमारी एजम्पशन जो है वो वैलिड हो जाएगी। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो अभी तक जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट की जाए, मगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव एज ए इंजीनियर नहीं होता, बल्कि हम स्ट्रेस इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि या तो हम किसी एग्जिस्टिंग या प्रपोज डिज़ाइन को एनालाइज करें, चेक करें मुख्तलिफ़ जगहों पर स्ट्रेस कितनी है और क्या स्ट्रेस ज़्यादा है या कम है, मटेरियल वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, या फिर हम खुद जो है ना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन के अमल में हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो मटेरियल हमारा वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी चीज़ की एक मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन है। यानी कि हम अपने स्ट्रेस के डिज़ाइन करने के वक्त हम कोई स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि ये अंडर नॉर्मल जो वर्किंग कंडीशन होंगी इस स्ट्रक्चर की, उसमें जो है वो स्ट्रेस कितनी होगी। तो लेट्स से कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वैल्यू आई है, उसकी वैल्यू कहीं पर कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो एक उससे हमें अलाउबल स्ट्रेस पता चल गई कि जब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होगी तो ये इतनी स्ट्रेस हम जो है ना ये मटेरियल बर्दाश्त कर लेगा, तो ये अलाउबल स्ट्रेस है। और ये जो अलाउबल स्ट्रेस है जो है वो हमेशा जो है जो मटेरियल है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो हमने पहले पढ़ा था हुक्स लॉ के वक्त, वो उससे हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे वो बढ़ जाएगी तो हमारा स्ट्रक्चर टूट जाएगा।
तो उसको डिफ़ाइन करने के तरीके जो हैं, तो वो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि उसमें हम रेशो लेते हैं यील्ड का या अल्टीमेट स्ट्रेस का। वो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम उसे कैसे डिफ़ाइन करें, हम यील्ड की बुनियाद पर डिफ़ाइन करें या अल्टीमेट की बुनियाद पर डिफ़ाइन करें। तो हम नाम में लिख लेंगे कि अल्टीमेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी या यील्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यील्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो अलाउबल स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल हमने कहा अलाउबल स्ट्रेस जो है वो 100 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हमने अपना स्ट्रक्चर इसी हिसाब से कर लिया कि मैक्सिमम जिस किसी एक पॉइंट पर आ रही है वो 100 मेगापास्कल है, और जो हमारा मटेरियल है वो 175 मेगापास्कल पर यील्ड कर जाता है। तो यील्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 175 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1.75। तो अगर अल्टीमेट के हिसाब से करें और लेट से उसी मटेरियल की अल्टीमेट जो स्ट्रेस है वो या अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं वो अगर 250 है, तो अल्टीमेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 250 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2.5 होगा। एक और पैरामीटर जो हम बाज़ औक़ात कहते हैं उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी MS वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। इसको कुछ यूँ समझें कि 175 तो यील्ड है और 100 अलाउड है, तो जो बाकी 75 है वो हमारे पास मार्जिन है। अब हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पे बात करेंगे। बाज़ औक़ात डिज़ाइन रिक्वायरमेंट या कोई और रिक्वायरमेंट इस तरह की आ जाती हैं कि स्ट्रक्चरल मेंबर में कोई सुराख वगैरह करना पड़ जाता है, कोई पाइप वगैरह गुजारने के लिए, या जगह कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया उस एक्सियल मेंबर का मिसाल के तौर पर कम करना पड़ जाता है। जैसे कि ये आपके सामने ये दोनों केसेस नज़र आ रहे हैं कि इसमें एक सुराख किया हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पे ज़्यादा था बाएं तरफ और दाहिनी तरफ कम हो गया है, और ये जो कम होता है ये एक ख़ास दर्जा बदर्जा कम होता है और इस जगह का एक ख़ास रेडियस होता है जिसको फिले रेडियस भी कहते हैं। तो इस वजह से होता ये है कि लोकल स्ट्रेस यानी कि इस जगह पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन काटें और इसकी सिचुएशन देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि जो अंदरूनी पॉइंट है इस पर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और जो बाहर वाला पॉइंट है इस पर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। जिस तरह के आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एवरेज के मुकाबले में यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वैल्यू कम है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काटें तो यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है यहाँ पर और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होती है और बीच पे कम हो जाती है, जबकि जो सिग्मा एवरेज है यानी P/A वो वैल्यू मैक्सिमम से कम है और ये मिनिमम से ज़्यादा है। तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू कितनी है, ताकि हम इसको देख सकें कि ये जो मटेरियल है वो इतनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो अब जबकि ये इस्टेब्लिश हो गया कि हमें ये सिग्मा मैक्स जो है इन दोनों केसेस में, होल वाले केस में भी और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें तब्दील हुआ रफ वाले केस में भी हमें सिग्मा मैक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, और वो इस तरह होता है कि K जो कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है वो बराबर है सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एवरेज के। सिग्मा एवरेज जो है वो P/A है, यानी कि जो भी यहाँ पर एरिया होगा या जो भी यहाँ पर होगा वो एरिया होगा, और P हमें अमूमन पता होता है। जैसे ये P हमें अमूमन पता होता है या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें K की वैल्यू पता चल जाए तो हम सिग्मा मैक्स पता कर सकते हैं। अब किया ये गया है मुख्तलिफ साइंसदानों ने, उन्होंने K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, कुछ एक्सपेरिमेंटली कुछ मैथमेटिकली, और उनको देखा है कि उनकी K की वैल्यू जो है ना किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो उन्हें पता चला जैसे कि इस केस में वो R पे डिपेंडेंट है, W पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये जो विड्थ है। इसी तरह इस केस में देखा गया कि W पे डिपेंडेंट है, H पे डिपेंडेंट है, R पे डिपेंडेंट है। साइंसदानों ने बना लिए हैं मुख्तलिफ
ऐसे कैलकुलेशन के तरीके जिनसे उन्होंने एक ही दफ़ा तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें बता दिया। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम हर चीज़ को एक पैरामीटर के तौर पे डिफ़ाइन कर लें और फिर उस पैरामीटर की बुनियाद पर हम के की वैल्यू किसी ग्राफ से पिक कर लें, तो ये अगर विड्थ w है, ये लेंथ जो है ये विड्थ t है, तो और ये अगर हम इसको 2r यानी डायमीटर को 2r का नाम दें तो सिग्मा एवरेज की वैल्यू तो आएगी p ओवर w माइनस 2r इंटू टी, यानी कि यहाँ पर चूँकि क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि बीच में से मटेरियल निकाल लिया गया है, तो सिग्मा एवरेज की वैल्यू तो ये आ जाएगी। अब k की वैल्यू हम यहाँ से इस तरह देखेंगे कि हमें ये देखा है हमने कि k की वैल्यू सिर्फ दो पैरामीटर पर डिपेंडेंट है, एक r पर और एक w पर। तो r ओवर w जो कि नॉन डायमेंशनल पैरामीटर बन गया, और r का मतलब है कि इस होल का रेडियस और w का मतलब है कि इस मेंबर की विड्थ। तो r ओवर w जिस तरह चेंज होगा 0 से 0.5 तक, उसी तरह k की वैल्यू किस तरह चेंज होगी। तो हम देखेंगे कि अगर r ओवर w तकरीबन नेग्लिजिबल है, 0 है, तो k की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि 3 के करीब, और जब r छोटा हो और w बड़ा हो यानी कि 0.02 0.04 वगैरह, तो इस तरह k की वैल्यू हल्के हल्के कम होती रहती है। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू पिक करें तो हम सिग्मा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हर किताब में, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की किताब में दिया होता है, और आप जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आर ओवर डब्ल्यू रेशो निकाल के फ़र्ज करें 0.2 आती है, तो आप देखेंगे कि अच्छा क्रॉसपोंडिंग वैल्यू क्या है, तो वो जैसे आ गया 2.42 है फॉर एग्जांपल, तो 2.42 इसका मतलब है कि आपके स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, और जो भी पी ओवर ए यानी सिग्मा एवरेज है, ए ये है, पी ये है, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगी। तो वो आप फिर कैलकुलेशन, सब्सीक्वेंट कैलकुलेशन के लिए वो इस्तेमाल होगी। इसी तरह अगर यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे पैरामीटर हैं, एक तो ये W है, फिर एक H भी है, यानी कि जो जिधर स्मॉलर साइड का जो वो है एरिया का पैरामीटर, कि ये यहाँ पर विड्थ H है, यहाँ पर विड्थ W है और थिकनेस T है, तो एरिया कैलकुलेट हो सकता है। दूसरा ये जो फिले एरिया जो मैंने बताया, ये फिले एरिया R है, तो अब R और H और W तीन पैरामीटर हो गए। तो किया यह गया कि मेन ग्राफ तो R ओवर H और K के दरमियान है, मगर हर W ओवर H की वैल्यू के लिए एक अलग कर्व कैलकुलेट कर ली गई। तो आप अपने W ओवर H की वैल्यू के लिहाज से वो वाली कर्व पिक करेंगे, और फिर R ओवर H के हिसाब से वहाँ से आप K की वैल्यू पिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल R ओवर H अगर 0.5 है और आपकी W ओवर H की वैल्यू 1.1 है, तो आप पहले देखेंगे कि कौन सा कर्व मुझे लगता है। तो वो W ओवर H 1.1 है तो आपको ये कर्व लगता है, और आपकी R ओवर H की वैल्यू लेट से 0.5 है, तो आप ये वाला पॉइंट पिक करेंगे और आप कहेंगे कि जी मेरे K की वैल्यू 1.2 है, यानी कि सिग्मा एवरेज जो P ओवर H इंटू टी है, उसमें आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस जगह पर मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगी। अगर आपका लेट से W ओवर H बहुत हाई है, 4 है या 3 है, तो आपकी कर्व फिर उसी हिसाब से ऊपर वाली कर्व होगी, आप फिर वहाँ से पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.5 के लिए ही अगर आपकी W ओवर H की वैल्यू 4 है तो आप यहाँ से पिक करेंगे, और 0.5 पर ये वैल्यू 1.45 के करीब हो जाएगी। तो 1.2 थी पहले और अब वो 1.5 के करीब के हो गया, तो के उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो ये कर्व भी मौजूद होती है किताबों में, और आप जब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे कि सिग्मा मैक्स निकालो, ये सिचुएशन है, तो आप इस कर्व का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप के निकाल सकें। सिग्मा एवरेज यहाँ से निकाल लेंगे P ओवर H ओवर T यानी कि P ओवर A, और उसके जिसको आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी इसको लगता है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस की मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे।